आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों और मेरे भाई बहनों, अभी तक हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उसमें हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से अध्ययन किए हैं, उसकी विधियों के बारे में अध्ययन किए हैं। उनकी विधियों में से हम लोग अभी तक पार्टिसिपल की सारी विधियों का अध्ययन कर लिए और इन्फिनेटिव की भी विधि का अध्ययन कर लिए हैं और उस पर आधारित जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं और जो एक्सरसाइज हो सकती हैं वो कर लिए हैं। हम लोग इन्फिनेटिव के सिंथेसिस के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करवा दी गई थी। आज हम 3-4 सेंटेंस ले लेते हैं जिससे हमारा इन्फिनेटिव पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके किस प्रकार सिंथेसाइज करते हैं हम लोग उसकी तरफ बढ़ जाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक की सारी बातों को समझ गए होंगे इन्फिनेटिव के अंतर्गत और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए होंगे, जो भी आपके पास बुक्स ग्रामर की होगी आपने उसको देख लिया होगा और हमारा विश्वास है आप लोग लगभग सारे क्वेश्चंस को जो भी सेंटेंसेस के रूप में दिए गए हैं उसको कर लिए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, हम उसको देख के अगले वीडियो के माध्यम से आपको आंसर के रूप में वहाँ पे आपको आंसर दे देंगे उसका सिंथेसिस। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के सेंटेंस में समस्या आ रही होगी, जितनी टॉपिकें हम लोगों की हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो सबसे पहला सेंटेंस है उसको सब लोग ध्यान से देखें। इसको हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसाइज करते हैं। सेंटेंस है विकास हैज लेफ्ट, विकास हैज लेफ्ट पटना, विकास हैज लेफ्ट पटना। और दूसरा सेंटेंस है ही विल सेटल इन दिल्ली, ही विल सेटल इन दिल्ली। सर हमारी बात ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं। विकास मतलब विकास है, लेफ्ट मतलब रवाना हो चुका है, पटना मतलब पटना के लिए। कह रहा है कि जो विकास है वह पटना के लिए रवाना हो चुका है। कह रहा है ही विल सेटल इन दिल्ली, कह रहा है वो अब कहाँ सेटल होगा, दिल्ली में। तो उसने पटना को क्यों छोड़ा, पटना से क्यों रवाना हुआ, क्योंकि वह दिल्ली में क्या होगा, सेटल होने का मतलब वहाँ जाके अब रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट हमें एक समान दिखाई दे रहा है और वह पटना क्यों छोड़ा, क्योंकि वह दिल्ली में सेटल होगा। तो यहाँ पे हमें उसका उद्देश्य भी समझ में आ रहा है, पटना को छोड़ना और दिल्ली में जाके सेटल होना। तो दिल्ली में सेटल होना उसका उद्देश्य है, इसीलिए उसने पटना को छोड़ दिया, अर्थात वह पटना से रवाना हो गया। तो हमें इस प्रकार से उसका उद्देश्य क्लियर समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंथेसाइज करके विकास, फिर लिखेंगे हैज, फिर लिखेंगे लेफ्ट, फिर लिखेंगे पटना। विकास है लेफ्ट पटना, क्या करने के लिए, टू सेटल इन दिल्ली। और फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा सिंथेसिस कंप्लीट हो गया और सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। विकास ने पटना दिल्ली में सेटल होने के लिए छोड़ दिया, या विकास दिल्ली में सेटल होने के लिए पटना से रवाना हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा ये सिंथेसिस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। हम लोग आज के दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और आज का दूसरा सेंटेंस है ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर। और अगला सेंटेंस है ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। तो इन दोनों वाक्यों का हम लोग सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। ही इज वेरी पुअर मतलब वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार, कह रहा ही मतलब वह कैन नॉट नहीं कर सकता है, अफोर्ड मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है, एक कार मतलब एक कार को। कह रहा है कि वह बहुत गरीब है और वह एक कार को अफोर्ड नहीं कर सकता है, कार के खर्चे का वहन नहीं कर सकता है। तब जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। हम लोग पढ़े थे इन्फिनेटिव में, जब दिए गए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान रहेंगे तब हम लोग रूल नंबर 1 का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों के सब्जेक्ट एक समान है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेरी आया है तो हम लोग जानते हैं बेरी को हम लोग टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा ही इज टू पुअर टू अफोर्ड ए कार, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लस अफोर्ड जो है ये 2 प्लस EMB फर्स्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इस प्रकार से
हम लोगों ने इन्फिनेटिव का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के तीसरे सेंटेंस को हम लोग लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अब कॉन्फिडेंस आता जा रहा होगा। जिन नियमों को हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी भरपूर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सेंटेंस हम ले रहे हैं जिससे आपको कोई भी असुविधा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। आज का अगला सेंटेंस है यू वर्क वेरी हार्ड। यू वर्क वेरी हार्ड। और दूसरा सेंटेंस है यू वांट टू गेट फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। चलो हमारी बात ध्यान समझे। करा यू मतलब तुम वर्क काम करते हो, वेरी बहुत, हार्ड कठिन। करा तुम बहुत कठिन काम करते हो। करा यू वांट टू गेट, करा तुम प्राप्त करना चाहते हो फर्स्ट रैंक मतलब प्रथम पोजीशन। करा इन द एग्जामिनेशन मतलब क्या, करा है कि परीक्षा में। करा है कि तुम बहुत कठिन परिश्रम करते हो, तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी या प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हो। तो दोनों का सब्जेक्ट एक समान है। और हम आपको बताए थे जहाँ पे भी आपको वांट दिखाई दे जाएगा वहाँ में इच्छा या कामना या उद्देश्य दिखाई देता है। तो हम लोग वैसे भी नॉर्मली भी समझ सकते हैं, इसको इन्फिनेटिव से ही बनाएंगे। तो आप लिखेंगे यू वर्क वेरी हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। यू वर्क वेरी हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों वाक्यों को सिंथेसिस कर लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और अगला सेंटेंस है यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यू कैन नॉट कमिट सच अ मिस्टेक। अब आप दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें। करा यू मतलब तुम, आर मतलब हो, वेरी मतलब बहुत, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। करा तुम बहुत बुद्धिमान हो। यू कैन नॉट कमिट सच ए मिस्टेक, तुमसे इस प्रकार की गलती नहीं हो सकती या तुम इस प्रकार की गलती को नहीं कर सकते हो। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हो जाएगा यू आर टू इंटेलिजेंट टू कमिट सच ए मिस्टेक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सिंथेसाइज कर लिया, जिसमें हम लोगों ने इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग इस प्रकार से किस प्रकार कर सकते हैं हम लोग आसानी से समझ गए। हम लोग एक दो एग्जांपल और लेते हैं इन्फिनेटिव का, जिससे आप लोगों को क्लियर होती चली जाए बातों को, जिससे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आसानी से बढ़ सकें, किसी को कोई असुविधा ना हो। अगला सेंटेंस हमारा I am true to my word। I am true to my word। I am true to my word। और दूसरा सेंटेंस है I will not break my promise। I will not break my promise। तो कह रहा आई एम ट्रू, कह रहा मैं सत्य हूँ, कह रहा टू माई वर्ड अपने वचनों के प्रति, कह रहा है कि मैं अपने वचनों को पूरा करने वाला हूँ, मैं अपने वचनों के प्रति सत्य हूँ। आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ पे आप लोग जब लिखेंगे आई एम ट्रू टू माई वर्ड नॉट टू ब्रेक माई प्रॉमिस, नॉट टू ब्रेक माई प्रॉमिस।
अब अगर आप अर्थ निकालेंगे तो आई एम ट्रू टू माई वर्ड, अपने मैं वचनों के प्रति सत्य हूँ। नॉट टू ब्रेक, न तोड़ने के लिए। माई प्रॉमिस मतलब अपने वादे को, मैं अपने वादे को न तोड़ करके अपने शब्दों को सत्य कहने के लिए क्या हूँ कृतज्ञ हूँ, या अपने शब्दों को सत्य कहने के लिए कह रहा है कि कोशिश कर रहा हूँ, या मैंने जो भी कहा है मैं अपने वादे को, किए गए वादे को नहीं तोड़ूंगा। तो इस प्रकार से इस वाक्य को भी हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना लिए। यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो दिया गया वर्ड है उसका जो सेंटेंस का लॉजिकल सेंस है वह चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमें नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वाक्य को भी अच्छे से समझ लिया। हम लोग एक और वाक्य लेते हैं। He cannot afford a TV set. He cannot afford a TV set. और दूसरा है He is very poor. He is very poor. हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ही कैन नॉट अफोर्ड ए टीवी सेट, कैन नॉट वाला सब्जेक्ट के बाद पहले दे दिया और इज प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव वाला बाद में दे दिया है। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल उसको सही से अरेंज कर देना है। तो हम लोग सबसे पहले दूसरे वाले वाक्य को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे इज, फिर वेरी हटा के टू लिख देंगे, फिर पुअर लिख देंगे। ही इज टू पुअर, और क्या करने के लिए, टू अफोर्ड अ टीवी सेट। तो दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है? ही मतलब हुआ, कैन नॉट अफोर्ड मतलब वहन नहीं कर सकता। टीवी सेट, जो टीवी टेलीविजन के सेट का पूरा खर्चा आएगा वो उसको वहन नहीं कर सकता है। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। तो जब हम लोग दोनों का मिला के सिंथेसाइज करके अर्थ निकालेंगे तो वह इतना गरीब है कि टीवी सेट के खर्चे को वहन नहीं कर सकता है। और जब हम लोग इसको सिंथेसाइज करके लिखेंगे तो हो जाएगा ही इज टू पुअर टू अफोर्ड ए टीवी सेट। कह रहा है कि वह टीवी के खर्चे को वहन करने के लिए आवश्यकता से अधिक क्या है, गरीब है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है इन्फिनेटिव का। सब लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे। ही हैज 6 चिल्ड्रेन। ही हैज 6 चिल्ड्रेन। और दूसरा सेंटेंस है ही हैज 6 चिल्ड्रेन और दूसरा ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। तो पहले वाले वाक्य को आप लोग देखो, ही हैज 6 चिल्ड्रेन मतलब उसके पास 6 बच्चे हैं। ही मस्ट प्रोवाइड, उसको सारी व्यवस्थाएं अवश्य करनी चाहेंगी या करनी पड़ेंगी। फॉर देम मतलब उनके लिए। यहाँ प्रोवाइड मतलब उनकी व्यवस्थाओं से है, उनके लिए रिसोर्सेस एकत्रित करने से है। तो कह रहा है उसके पास 6 बच्चे हैं और उन्हें उनमें से प्रत्येक के लिए या सबके लिए या उनके लिए कह रहा है कि व्यवस्थाएं करनी है, अरेंजमेंट करने हैं, या उनके लिए बहुत सारे संसाधनों को एकत्रित करना है, अवश्य एकत्रित करना है। तो दोनों का सब्जेक्ट एक समान है, हम लोग बना देंगे ही हैज 6 चिल्ड्रेन। ही हैज 6 चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड फॉर देम। टू प्रोवाइड फॉर देम। टू प्रोवाइड फॉर देम। तो इस प्रकार से हम लोग इन्फिनेटिव के मोस्ट ऑफ द केस के अंतर्गत जितने भी केस होते हैं सबके ऊपर आधारित सेंटेंसेज को अच्छे प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया, और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल भी कल वाली वीडियो से और आज वाली में अभी तक मिला के हम लोग देख लिए। तो इस प्रकार से हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में चर्चा कर ली और उसके सेंटेंसेज को किन किन विधियों से कब कब बनाया जा सकता है, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर बातें कर ली। उम्मीद करते हैं आपको इन्फिनेटिव अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। हम लोग अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं। सब लोग कंसंट्रेट होकर अगली टॉपिक को हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर, सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना। एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित
करना। चलो हेडिंग कर लेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना। चलो हमारी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करें, तो जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दोनों पूरा शब्द समूह है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है नॉमिनेटिव, पहला शब्द है नॉमिनेटिव और दूसरा शब्द है एब्सोल्यूट। पहला शब्द है नॉमिनेटिव और दूसरा शब्द है एब्सोल्यूट। जहाँ नॉमिनेटिव का मतलब होता है, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। अगर आपसे कोई पूछेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है वह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला जो शब्द होता है वो नॉमिनेटिव होता है और दूसरा जो शब्द होता है वो एब्सोल्यूट होता है, जिसमें नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव यानी कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री, अर्थात क्या होता है? स्वतंत्र। तो इस प्रकार यदि कोई इस प्रकार वाक्य दिया गया रहे जिसमें कोई जो सब्जेक्ट रहे वह फ्री रहे, स्वतंत्र रहे, तो इस प्रकार से उस वाक्य में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग माना जाता है। लल्ला यहाँ पे कर्ता के स्वतंत्र होने का मतलब है, यहाँ पर कर्ता के स्वतंत्र होने का मतलब है, यहाँ पर कर्ता के स्वतंत्र होने का मतलब है कि जो दिया गया कर्ता होता है, जो दिया गया कर्ता होता है उसका वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, यह जो सब्जेक्ट होता है वह अपने ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग नहीं किया गया होता है, अपने ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग नहीं किया गया होता है, या वाक्य के ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग नहीं किया गया होता है। यानी यह जो सब्जेक्ट रहता है वह वर्ब के प्रभाव से स्वतंत्र रहता है और ऑब्जेक्ट के प्रभाव से स्वतंत्र रहता है। ध्यान से हमारी बात सब लोग सुनेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट से मिलकर बना है। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव यानी कर्ता होता है, एब्सोल्यूट का मतलब फ्री यानी स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंथेसाइज के बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा वाक्य लिखा रहता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है वह वर्ब के इफेक्ट से क्या होता है? फ्री होता है। यानी वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई नहीं पड़ता है और वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग नहीं होता है, यानी ऑब्जेक्ट के इफेक्ट से भी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और तीसरी बात, किसी भी ऐसी स्थिति में जबकि कोई जो सब्जेक्ट है वाक्य में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में काम कर रहा है, तो वह अपने बाद हमेशा पार्टिसिपल ग्रहण करता है, वह अपने बाद पार्टिसिपल ग्रहण करता है, पार्टिसिपल ग्रहण करता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट यानी स्वतंत्र होने का मतलब है वर्ब के इफेक्ट से स्वतंत्र होता है वाक्य के क्रिया की, और ऑब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है, और ये अपने बाद हमेशा किसी न किसी पार्टिसिपल को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जिस स्ट्रक्चर के अंतर्गत यह पूरा समावेशित हम लोगों को वाक्य मिलता है, उसी में हम लोग जो इस प्रकार का नॉमिनेटिव शब्द पाते हैं, कर्ता पाते हैं, वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, क्योंकि वह वाक्य में स्वतंत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। लास्ट बार आपको बता दे रहे हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से मिलकर बना है, नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट से। नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता होता है, एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र होता है। यहाँ कर्ता के स्वतंत्र होने का मतलब है वह वाक्य में आने वाले वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और यह अपने बाद हमेशा किसी न किसी पार्टिसिपल को ही क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। अब हम लोग शाब्दिक अर्थ समझने के बाद अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें, सर हमारी बात ध्यान समझेंगे, तो आपसे कोई पूछेगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को अगर ग्रामर के अनुसार और ज़्यादा किसी को विस्तार पूर्वक समझाना हो तो आप कैसे समझा सकते हैं? हमारी बात सब लोग सुनेंगे तो आप बताएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ग्रामेटिकल फॉर्म है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ग्रामेटिकल फॉर्म है, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में दिखाई देता है,
जो सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में दिखाई देता है। फिर सब लोग समझेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ग्रामेटिकल फॉर्म या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो वाक्य के प्रारंभ में दिखाई देता है, वाक्य के प्रारंभ में दिखाई देता है तथा स्वतंत्र कर्ता के रूप में कार्य करता है, तथा स्वतंत्र कर्ता के रूप में कार्य करता है। चलो अपनी कॉपी पे सारी बातों को लिखेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक विशेष प्रकार का ग्रामेटिकल फॉर्म या स्ट्रक्चर है जो वाक्य के प्रारंभ में दिखाई देता है तथा स्वतंत्र कर्ता के रूप में कार्य करता है, स्वतंत्र कर्ता के रूप में कार्य करता है, स्वतंत्र कर्ता के रूप में कार्य करता है और अपने बाद कोई न कोई पार्टिसिपल और अपने बाद कोई न कोई पार्टिसिपल सदैव ग्रहण करता है, सदैव ग्रहण करता है। अपने बाद कोई न कोई पार्टिसिपल सदैव ग्रहण करता है। तो ये अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली आपको किसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताना हो शाब्दिक अर्थ के अलावा, तो आप ऐसे बता सकते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज ए ग्रामेटिकल फॉर्म विच shown in the starting of the sentence and it acts as the absolute subject and it's obtain any participle after itself। तो इस प्रकार से हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में लिटरली जान गए और किस प्रकार से उसकी ग्रामेटिकल मीन है हम लोग उसके बारे में जान गए। सर उम्मीद करते हैं कॉपी पे अपने लिख लिए होंगे। अब जानने के बाद, इसके बारे में जानने के बाद हम लोग इसको अप्लाई करने चलते हैं कि हम लोग किस प्रकार के सेंटेंसेज में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बना सकते हैं और किस प्रकार से बना सकते हैं। अप्लाई करना हम लोग सीखने जा रहे हैं। कब करेंगे? व्हेन, किस प्रकार के वाक्यों में, और किस प्रकार करेंगे? हाउ, किस प्रकार से। तो हम लोग व्हेन और हाउ का आंसर लेने अब जा रहे हैं कि कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग किस प्रकार से इसके द्वारा सिंथेसिस करेंगे। हम लोग दोनों समझते हैं। सबसे पहली बात, हम दो सेंटेंसेज के ऊपर बता रहे हैं कब हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2, हम अपने कॉपी पर ऐसे लिखेंगे, यदि कोई दो वाक्य यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो वाक्य यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि उन दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हों वह असमान हो, उन दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हों वह अलग अलग हों। दूसरी कंडीशन, उन दोनों वाक्यों की जो वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं, उन दोनों वाक्यों की जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यानी अगर दो सेंटेंस इस प्रकार दिए गए हैं कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हों, और तीसरी कंडीशन, दोनों में कैजुअल रिलेशन, कैजुअल रीजन और रिजल्ट का रिलेशन दिखाई दे, कैजुअल रीजन और रिजल्ट का रिलेशन दिखाई दे। आपको तीन बातें मिलनी चाहिए। पहले दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, उनकी फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, और उनमें कैजुअल रीजन और रिजल्ट का, कैजुअल रीजन और रिजल्ट क्या होता है? जो स्वाभाविक कारण परिणाम होता है कि एक घटना जब ऐसी घटित होगी, स्वाभाविक दूसरी घटना उसी के अंतर्गत आती है या उसी के अनुरूप आती है, तो उसको हम लोग कैजुअल कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पारस्परिक कारण और परिणाम। मतलब जैसा कारण होगा उसी का पारस्परिक, उसी से रिलेट करता हुआ उसका परिणाम जो निश्चित होता है उस प्रकार से आता है, तो उसको हम लोग कैजुअल रिलेशन कहते हैं या कैजुअल रीजन रिजल्ट का रिलेशन कहते हैं। तो जब ये तीनों बातें पाई जाएंगी कि सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, वर्ब अलग अलग रहेगी, कैजुअल रीजन रिजल्ट रहेगा, तब इस कंडीशन में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब हाउ का एग्जाम्पल लेते हैं, करते कैसे हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कब लगाएंगे ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग कैसे लगाएंगे सबसे पहले ये देखते हैं। अब जब हम लोग लगाने जाएंगे तो हमारे पास कुछ कंडीशंस बनेंगी। सबसे पहले सब लोग लिखेंगे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। चलो ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। अब हम लोग हाउ का आंसर ले रहे हैं, कब ऐसा लगाएंगे। कंडीशन नंबर 1 ये कह रही है कि अगर दिए गए दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस केस में हो, अगर दिए गए दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस केस में हो, यानी पहला वाक्य भी एक्टिव वॉइस केस में लिखा गया हो
एक्टिव वॉइस में लिखा गया हो पहला सेंटेंस भी और एक्टिव वॉइस केस में दूसरा सेंटेंस भी लिखा गया हो। अगर दिए गए दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस केस में लिखे गए होते हैं तब हम वह कंडीशन नंबर 1 के अंतर्गत उसको काउंट करते हैं। और किस स्ट्रक्चर द्वारा बनाते हैं सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब अपने कॉपी में स्ट्रक्चर लिखेंगे। जब कंडीशन नंबर 1 मिले कि दिए गए दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस केस में हो तब कंडीशन नंबर 1 बनती है और उसके सिंथेसिस करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग हैविंग लगा देते हैं। सब ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैविंग लगा देते हैं और हैविंग के बाद जो पहले वाले वाक्य की फाइनाइट वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हैविंग के साथ हमेशा एम बी थर्ड आता है। तो स्ट्रक्चर अभी तक सब लोग फिर से दोहराएं। सब्जेक्ट फर्स्ट लिखते हैं, फिर हैविंग लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर अदर पार्ट लिख देते हैं, अदर वर्ड लिख देते हैं पहले वाले वाक्य का, और फिर जब पहले वाले वाक्य का सब कुछ लिख लेते हैं फिर हम लोग बीच में कॉमा लगा देते हैं। फिर कॉमा लगाने के बाद दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी यहाँ सब्जेक्ट टू लिखते हैं और उसके बाद अदर पार्ट ऑफ यस टू यानी सेंटेंस टू जो भी रहता है पूरा उतार देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार पहले वाले कंडीशन में यानी एक्टिव वॉइस केस के कंडीशन में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोग दिए गए दोनों वाक्यों को सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि कंडीशन नंबर 1 कब लगाएंगे, जब दिए गए दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में रहेंगे और स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो जब कर लेंगे तो हमारा जो वाक्य निकल के आएगा वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंथेसिस किया हुआ माना जाएगा। अब पहला कंडीशन समझने के बाद और स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम लोग दूसरे कंडीशन को लेते हैं। और दूसरा कंडीशन हमारा कौन सा है, कंडीशन नंबर 2 हमारा कौन सा है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो दोनों वाक्य यस 1 और यस 2 दिए गए हैं अगर इनमें से कोई भी एक वाक्य पैसिव वॉइस केस में पाया जाए, चाहे वह फॉर्मल पैसिव वॉइस हो चाहे इनफॉर्मल पैसिव वॉइस हो। इस वाली कंडीशन में हमें मैक्सिमम कंडीशन में इनफॉर्मल केस का ही पैसिव वॉइस प्राप्त होता है, अर्थात उसमें हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो आपसे कोई पूछेगा कंडीशन नंबर 2 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का कब लगेगा, तो आप बताएंगे यदि कोई दो वाक्य यस 1 और यस 2 इस प्रकार दिए गए हों कि उनमें से कोई एक पैसिव वॉइस केस में पाया जाए और चाहे वह फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल। वैसे हम लोगों के सिलेबस के अनुसार जितने भी दिए गए सारे के सारे इनफॉर्मल पैसिव वॉइस हैं जिसमें हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, तब कंडीशन नंबर 2 के अंतर्गत ही आ जाएगा। और जब कंडीशन नंबर 2 के अंतर्गत आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हैविंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्योंकि पैसिव वॉइस फॉर्म में है तो बीन लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एम बी थर्ड लिखेंगे, और फिर पहले वाले सब सेंटेंस का अदर वर्ड या अदर पार्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कामा लगा देंगे, फिर दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर उसके बाद जो भी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस दूसरे का बचा हुआ है पूरा लिख देंगे और फिर प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर निकल के आई यह दूसरे वाले स्थिति को निरूपित करती है जिसमें हम लोग पैसिव वॉइस केस दिए होने पर किसी एक सेंटेंस का हम लोग आसानी से सिंथेसाइज इस नियम द्वारा कर सकते हैं। चलो एक बार फिर से सुन लेंगे। हम लोग कंडीशन नंबर 2 कब अप्लाई करेंगे, जब दिए गए दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य पैसिव वॉइस केस में होगा, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल। अपने सिलेबस में हम लोग केवल इनफॉर्मल देखना है जिसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। और फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगी, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर हैविंग, पैसिव वॉइस होने के कारण फिर बीन लिखेंगे, तब एम बी थर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, फिर कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट ऑफ पूरा सेंटेंस उतार के फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे इस दिए गए दोनों वाक्यों का सिंथेसाइज हो जाएगा और यह हमारा पैसिव वॉइस केस है। तो हम आपको 2 कंडीशन समझा दिए कि कब और किस प्रकार से किस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग सिंथेसिस की अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब हम लोग एक तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तीसरी कंडीशन में कब लगेगा। लल्ला इसमें पहला और दूसरा वाक्य इस प्रकार दिया गया हो कि हमें पहले वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर, हमें इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग
हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी दिखाई दे और मेन वर्ब के रूप में भी दिखाई दे, क्योंकि हमें अलग से कोई फाइनाइट वर्ब न दी गई हो। तो अगर हमें दिए गए दोनों सेंटेंसेज में से पहले सेंटेंस में ई जा रहे हैं वाज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन करता हुआ दिखाई दे, दोनों का फंक्शन करता हुआ दिखाई दे, और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, वो सारी कंडीशन हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, फाइनाइट वर्ब इस पहले में पाई नहीं जाएगी, वर्ब अलग अलग हो, और हमें पहले वाले सेंटेंस में ई जा रहे हैं वाज वर्ब का प्रयोग दोनों की तरह कार्य करता हुआ देखे, हेल्पिंग और मेन वर्ब की तरह करता हुआ देखे, तो हम लोग कंडीशन 3 के अंतर्गत इसे काउंट करते हैं। और जब कंडीशन 3 के अंतर्गत इसे काउंट करके बनाने जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर सिंथेसिस का क्या बनता है? सबसे पहले हम लोग पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका जो मेन रूप होता है बीइंग लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं ई जा रहे हैं वाज वर्ब सब किस फॉर्म के अंतर्गत आते हैं? बी फॉर्म के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हम लोग बीइंग लिख देते हैं। ई जा रहे हैं वाज वर्ब जो आया हुआ होता है उसके स्थान पे बीइंग लिख देते हैं, और फिर इसके बाद जो अदर वर्ड बचा होता है पहले सेंटेंस का उसको लिख देते हैं, और फिर कॉमा लगा देते हैं, फिर दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिख देते हैं, और फिर दूसरे वाले वाक्य के अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस को लिख देते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा इन दोनों वाक्यों का भी सिंथेसिस करके एक नया सिंपल सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो तीसरी कंडीशन को भी हम आपको समझा दिए कब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं। 2 वाक्य दिए रहेंगे, पहले वाक्य में आपको बी फॉर्म के अंतर्गत आने वाली कोई भी वर्ब दिखाई देगी जो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम कर रही होगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बनाते समय पहले सब्जेक्ट को लिख के फिर इसके स्थान पे बी फॉर्म के स्थान पे बीइंग लिख देंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमारी सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की जो तीनों कंडीशन बन सकती है उस तीनों कंडीशन के बारे में समझ में आया होगा, जिसमें पहली वाली कंडीशन एक्टिव वॉइस केस की है, दूसरी वाली पैसिव वॉइस केस की है, और तीसरी वाली में बी फॉर्म के अंतर्गत बीइंग आएगा। आपको सारी बातें समझ में आ गई। हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं और बातों को अपने बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो लल्ला अगर हम लोग इसके पहले एग्जाम्पल की बात करें तो सब लोग ध्यान से देखें। पहला एग्जाम्पल है द सोल्जर्स अराइव्ड, द सोल्जर्स अराइव्ड, और दूसरा है द मॉब डिस्पर्स्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। सब हमारी बात ध्यान से समझेंगे। अगर इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखा जाए, द सोल्जर्स माने जो सैनिक थे, अराइव्ड माने आ गए या पहुंच गए, और दूसरा कह रहा है कि द मॉब डिस्पर्स्ड। हम आपको बता चुके हैं मॉब जो होता है एक क्राउड होता है और एक मॉब होता है। क्राउड मतलब भी भीड़ होती है लोगों की, और मॉब मतलब भी भीड़ होती है, लेकिन ये वाली जो भीड़ होती है वो ऑर्डिनरी लोगों का जो समूह होता है, जो कहीं पाया जाए लोगों का सामान्य काम के लिए गया हो। तो सामान्य प्रकार से जनता जब कहीं एकत्रित होती है, सामान्य प्रकार से लोग कहीं एकत्रित होते हैं, तो वहाँ पे जो समूह प्राप्त होता है उसकी भीड़ को हम लोग क्राउड कहते हैं। लेकिन अगर जो भीड़ होती है वह हिंसक हो, भीड़ हिंसक होने का मतलब अगर वह किसी बुरे उद्देश्य के साथ कहीं एकत्रित हो रही हो, जैसे किसी को जान से मारने के लिए या किसी के ऊपर पथराव करने के लिए, मतलब किसी भी ऐसे कार्य के लिए एकत्रित हुई हो जो तार्किक कहीं कार्य न हो, तो ऐसे प्रकार से जिस प्रकार की भीड़ एकत्रित हो जाती है ऐसे उद्देश्य के साथ, उसको हम लोग मॉब कहते हैं। तो मॉब और क्राउड आप दोनों का अंतर भी समझ पाए होंगे यहाँ से। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही सैनिक आए, करा द मॉब डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड माने होता है इधर उधर चले जाना, इधर उधर भाग जाना। तो कह रही कि जैसे द सोल्जर्स अराइव्ड मतलब सैनिक आप पहुंचे या आ गए, द मॉब डिस्पर्स्ड माने जो हिंसक भीड़ थी, कह रहा है वह वहां से क्या हो गई, तितर बितर हो गई, इधर उधर चली गई, भाग गई। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों को सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट अलग है और दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट सैनिक है और यहाँ पे सब्जेक्ट जो हिंसक भीड़ है वो है, दोनों अलग अलग चीजें। और दूसरी बात, अब यहाँ पे इसकी फाइनाइट वर्ब अलग है, इसकी फाइनाइट वर्ब अलग है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब अराइव्ड है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब डिस्पर्स्ड है। तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। पहली दूसरी कंडीशन मिल गई। अब दोनों में कैजुअल रिलेशन भी है, सीआर, वो वाला सीआर नहीं वो वाला सीआर नहीं, यहाँ पे कैजुअल रिलेशन वाला सीआर है। तो यहाँ पे कैजुअल रिलेशन भी है। अब देखिए कैजुअल रिलेशन का मतलब रीजन और रिजल्ट दिखाई दे रहा है। रिलेशन रीजन रिजल्ट का कैसे है? रीजन है कि सैनिक आए और
उसका संगत परिणाम क्या हो गया, रिजल्ट क्या हो गया कि जो वहाँ मॉब एकत्रित हुई थी किसी गलत काम के लिए, वे लोग वहाँ से भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि सोल्जर्स आ गए। तो कैजुअल रीजन रिजल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि सारी कंडीशन हमें मिल रही हैं। अब हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बनाने जाएंगे तो हमें ये देखना रहेगा कि पहले एक्टिव वॉइस केस है कि पैसिव वॉइस केस है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक्टिव वॉइस केस में लिखे गए हैं। अगर इसके टेंस की कोई बात करेगा तो पहला वाला भी सिंपल पास्ट में लिखा गया है और दूसरा वाला भी सिंपल पास्ट में लिखा गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वाक्य किस में लिखे गए हैं, दोनों ही के दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस केस में लिखे गए हैं। तो हम लोग एक्टिव वॉइस केस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सोल्जर्स, और एक्टिव वॉइस है तो हैविंग लिख देंगे द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, फिर कॉमा लगा देंगे और दूसरे वाले वाक्य को एग्जैक्टली लिख लेंगे द मॉब डिस्पर्स्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। यहाँ पे द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस केस की कंडीशन में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इस वाक्य को सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए। और यहाँ कोई पूछेगा कि आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप द सोल्जर्स हैविंग के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और इसके नीचे लिख देंगे यही वाला जो पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में कार्य कर रहा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में कार्य कर रहा है। थम्स अप करिए और कमेंट करिए हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कंडीशन और उसके ऊपर जो एग्जाम्पल आपने बताया अभी तक, ये बात हम लोगों को क्लियर है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको बातें और ज़्यादा क्लेरिफाई हो पाए। अब ध्यान से लोग समझेंगे। अगला जो हम लोग ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि द सन रोज। दूसरा सेंटेंस है द फॉग डिस्पर्स्ड, द फॉग डिस्पर्स्ड। सो हमारी बात ध्यान समझें। यहाँ पे दिया गया है द सन रोज और दूसरा है द फॉग डिस्पर्स्ड। अब हम लोग अगर इन दोनों वाक्यों में पहले कंडीशन को अप्लाई करें तो पहले वाक्य का अर्थ है द सन रोज मतलब सूर्य उदित हुआ, राइज माने उगना, और उसी का सेकंड फॉर्म है द सन रोज मतलब जो सूर्य वह उदित हुआ। द फॉग डिस्पर्स्ड, फॉग मतलब होता है कोहरा, कह रहा जो कोहरा है डिस्पर्स्ड मतलब क्या हो गया, गायब हो गया, तितर बितर हो गया, हट गया। तो यहाँ पे द सन रोज सूर्य उदित हुआ और जो कोहरा था वह हट गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट अलग अलग है। इस वाले का सब्जेक्ट सन है यानी सूर्य है, इस वाले का कोहरा है यानी फॉग है। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, वर्ब भी अलग अलग है। यहाँ रोज है और यहाँ डिस्पर्स्ड है, और दोनों में कैजुअल रीजन रिजल्ट का भी संबंध है। कारण ये है कि सूर्य उदित हुआ और उसका जो रिजल्ट आया वो ये हुआ कि जो फॉग है वह डिस्पर्स्ड हो गया, मतलब हट गया, कोहरा छट गया। तो इस प्रकार हमको सारी कंडीशन मिल जा रही है। अब हमें बस ये देखना है कि हम लोगों को यह एक्टिव वॉइस केस में दिया गया है कि पैसिव वॉइस में। हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्य सिंपल पास्ट में दिए गए हैं, इसीलिए एक्टिव वॉइस केस में लिखे गए हैं। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे द सन, और एक्टिव वॉइस में दिया रहता है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस हम भी थर्ड लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं जो रोज है वह राइज का सेकंड फॉर्म है, तो पहले वाले फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में राइज होता है, सेकंड फॉर्म में रोज होता है और थर्ड फॉर्म में राइजन होता है। राइज रोज राइजन, क्या राइज रोज राइजन। तो हैविंग के साथ एम भी थर्ड चलता है तो हो जाएगा द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन कामा द फॉग डिस्पर्स्ड, द फॉग डिस्पर्स्ड, द फॉग डिस्पर्स्ड। सूर्य उदित होने के बाद करा या सूर्य उदित होने के कारण द फॉग डिस्पर्स्ड करा, जो कोहरा है वह क्या हो गया, छट गया, हट गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस प्रकार से इसको बना लिया आसानी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। हम लोग अगले सेंटेंस में चलते हैं और अगला सेंटेंस है द वेदर इज फाइन, द वेदर इज फाइन, द वेदर इज फाइन। और दूसरा सेंटेंस है बी गो फॉर ए वॉक, बी गो फॉर ए
वाक। सो हमारी बात ध्यान समझे। कह रहा है द वेदर मतलब जो मौसम, इज माने है, फाइन माने अच्छा। कह रहा है कि मौसम अच्छा है। कह रहा है बी मतलब हम गो जाते हैं, फॉर ए वॉक मतलब घूमने के लिए। कह रहा है मौसम अच्छा है और हम घूमने के लिए चलते हैं या घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पहले वाले सेंटेंस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें इज आ रहे हैं, वाज वर में से इज दिखाई दे रहा है और इसके बाद फाइन शब्द आया है जो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, यानी हमें अलग से यहाँ पे कोई वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इज को दोनों की तरह कार्य करता हुआ मानेंगे। द वेदर इज फाइन यानी क्या है, जो मौसम है वो अच्छा है। वी गो फॉर ए वॉक हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। तो हम आपको बताए थे जब इज आ जाएगा और कोई अलग से वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं दी होगी तो हम लोग उसको बीइंग में चेंज कर देंगे। तो इसका जो हम लोग सिंथेसिस करेंगे तो हो जाएगा द वेदर बीइंग फाइन, यानी मौसम अच्छा होने के कारण। बीइंग मतलब क्या होता है, के कारण। वेदर माने क्या होता है, मौसम, और फाइन मतलब अच्छा, पूरा मिला के हो गया मौसम अच्छा होने के कारण। और बी जब हम लोग कॉमा के बाद लिखेंगे डब्ल्यू स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि नाउन के अलावा कुछ भी आता है कॉमा के बाद स्मॉल से लिखा जाता है। तो बी गो फॉर ए वॉक, बी गो फॉर ए वॉक, मौसम अच्छा होने के कारण हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इज आ रहे हैं वाजवर वाला भी जब आएगा तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग बीइंग का प्रयोग कर देंगे। हमको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है इट इज ए वेरी हॉट डे, इट इज ए वेरी हॉट डे, इट इज ए वेरी हॉट डे, इट इज ए वेरी हॉट डे। और दूसरा सेंटेंस है ही रिमेन्स इंडोर, he remains indoor, he remains indoor। चलो ध्यान समझे। करा इट मतलब ये, इज मतलब है, ए माने एक, वेरी हॉट डे मतलब बहुत गर्म दिन। करा जो दिन है वह बहुत गर्म है। करा ही रिमेन्स, करा इंडोर, करा वह अंदर बना रहता है, यानी जो दिन है वह बहुत गर्म है। करा इसीलिए वह अपने घर के अंदर बना रहा है, यानी घर से बाहर नहीं निकला। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इज आया है, लेकिन इसके बाद कहीं भी हमको फाइनाइट वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। इस बार वाले बेरी को कोई टू में चेंज नहीं करेगा, तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि वो जहाँ टू में चेंज होता था उस वाले स्ट्रक्चर में कैन नट या कुड नट मिलना चाहिए था। यहाँ कोई नहीं सोचेगा कि बेरी को हम लोग टू में बदलेंगे। नॉर्मली केवल इट और इच के जगह पे हम लोग बीइंग लिख देंगे। इट बीइंग ए वेरी हॉट डे, इट बीइंग ए वेरी हॉट डे कामा ही रिमेन्स इंडोर, ही रिमेन्स इंडोर। तो बहुत गर्म दिन होने के कारण करा वो अपने घर के अंदर ही, या वह अंदर ही बना रहा, यानी वह अपने घर के अंदर ही रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंसेस समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें कैजुअल रिजल्ट दिखाई देगा, सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, वर्ब अलग अलग रहेगी, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग अगले सेंटेंस में चलते हैं और अगला सेंटेंस है द बैंक वाज क्लोज्ड, द बैंक वाज क्लोज्ड, द बैंक वाज क्लोज्ड। और दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट, दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट विड्रॉ, ही कुड नॉट विड्रॉ, ही कुड नॉट विड्रॉ मनी। सवाल में बात ध्यान समझे। करा द बैंक मतलब जो बैंक था, वाज क्लोज्ड मतलब बंद था। करा ही कुड नॉट विड्रॉ, करा वह विड्रॉ मनी निकालना होता है। करा मनी मतलब पैसा या धन। करा है कि जो बैंक था वह बंद था, करा वह धन को नहीं निकाल सका या वह पैसे को नहीं निकाल सका। अब हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि वाज का प्रयोग किया गया है, वाज का प्रयोग किया गया है, वाज का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे क्लोज्ड का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोज्ड है, यहाँ पे जो क्लोज्ड है, यहाँ पे क्लोज्ड, वो क्लोज जो होती है वो वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। और अगर फाइनाइट वर्ब होती है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यह मेन वर्ब के साथ, जो मेन वर्ब है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आई है वाज। तो अगर हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के साथ में यम भी थर्ड दिखाई देता है लेकिन बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, तो हम लोग जानते हैं वह इनफॉर्मल पैसिव वॉइस होता है। तो हम लोग इसको अगर इनफॉर्मल पैसिव वॉइस की तरह बिहेव कराएं तो हम लोग लिखेंगे द बैंक having been, the bank having been closed, having been closed
फिर कामा लगा देंगे, ही कुड नॉट विथड्रॉ मनी, कुड नॉट विथड्रॉ मनी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में इसको इस रूप में भी लिया जाता है कि ये हम लोग इनफॉर्मल पैसिव वॉइस तभी देखते हैं जब इधर वाले वाक्य को यानी जो दूसरा वाक्य दिया रहता है वो हमारा उस दिए गए दूसरे वाक्य के अकॉर्डिंग अगर हमारा इनफॉर्मल पैसिव वॉइस बनता है तभी हम लोग उसको इनफॉर्मल पैसिव वॉइस के केस में लेते हैं। तो आप इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, और जनरली हम लोग इसको ऐसे भी नॉर्मली लिख सकते हैं, द बैंक बीइंग क्लोज्ड कामा ही could not withdraw money। अब अगर आप हमसे पूछें सर लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर पहले वाले सिद्धांत के अनुसार चलें तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एम बी थर्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाज के बाद हमें मेन वर्ब मिल रही है, और अगर हमें मेन वर्ब मिल रही है तो हम लोग इसको पैसिव वॉइस केस में मान सकते हैं, और तो हमें ऐसे इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस की तरह व्यवहार न कराएं, ई जा रहे हैं वाज वर्ग के आधार पर व्यवहार कराएं, तो हम लोग यहाँ पे बीइंग लिख देंगे। अब इन दोनों में से सर बताइए कौन सी बात सही रहेगी और कौन सी बात सही नहीं रहेगी। तो आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, जब पहला वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस इस प्रकार दिया गया हो कि दूसरे वाले सेंटेंस के संगत पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस के रिस्पॉन्डिंग या कॉरिस्पॉन्डिंग या इसके संगत पहला वाला सेंटेंस इनफॉर्मल पैसिव वॉइस के रूप में व्यवहार करे, तभी यहाँ उस कंडीशन में हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम लोग बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है इसमें हमें कुड नॉट दिखाई दे रहा है, और जो कुड नॉट होता है ये अपने आप में मॉडल वर्ब होती है। तो यह जब मॉडल वर्ब हो गई तो यह हमें सिंपल पास्ट के रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है, और सिंपल पास्ट का जो इनफॉर्मल पैसिव वॉइस केस होता है पास्ट का, वही हमें वाज और वर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इस वाले वाक्य के संगत ये वाला इनफॉर्मल पैसिव वॉइस के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसके बीइंग के साथ बनाते हैं। तो अगर आप दोनों में से अगर दोनों कहीं कंपटीशन में आ जाएगा और वहाँ रेफरेंस की बात पूछेगा कौन ज़्यादा सही है, तो हम लोग द बैंक बीइंग क्लोज्ड ही कुड नॉट विथड्रॉ मनी वाले के साथ चले जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन से बनने के लिए यानी हैविंग बीन से बनने के लिए दूसरे वाक्य के संगत पहला वाक्य पैसिव वॉइस में मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग टेंस के आधार पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वाज लिखा गया, वाज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे दिया गया वाक्य सिंपल पास्ट नहीं है, और सिंपल पास्ट अगर ये लिखा गया होता तो वो इनफॉर्मल पैसिव वॉइस सही होता है। इसीलिए हम लोग हैविंग बीन क्लोज से न बना के हम कंपटीशन में या अच्छे पेपर में जब बैठेंगे तो बीइंग प्लस क्लोज से बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा सही है। इन दोनों में अगर हम लोग तुलना करें तो ये ज़्यादा बेटर है। इसीलिए हमारा इस सवाल का या इस वाले सेंटेंस का या सिंथेसिस का यही क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस प्रकार से एक्टिव वॉइस केस में, पैसिव वॉइस केस में और ई जा रहे हैं वाजवर वाले केस में से कोई भी केस अगर हमारे सामने आता है तो हम बड़े आसानी से उसको बना सकते हैं और अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों को ये वाला नियम अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ध्यान से हमारी बात समझें। अगला है द एग्रीमेंट वाज साइंड, द एग्रीमेंट वाज साइंड, द एग्रीमेंट वाज साइंड, द एग्रीमेंट वाज साइंड, और दूसरा है ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर सेटिस्फाइड। सो हमारी बात ध्यान समझे। द एग्रीमेंट वाज साइंड करा, जो एग्रीमेंट था समझौता था करा, उसको स्वीकृत कर लिया गया, उस पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। करा ऑल वर सेटिस्फाइड, और जितने लोगों ने किया वह एग्रीमेंट करा सभी लोग संतुष्ट थे। अगर आप लोग ध्यान से समझें, यहाँ पे वाज के साथ एम बी थर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी वर के साथ एम बी थर्ड दिखाई दे रहा है, तो कभी तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों वाक्य पैसिव वॉइस में दिए होंगे। हम कहे थे जब केवल एक वाक्य पैसिव वॉइस में दिया रहेगा तभी हम लोग वहां पे हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम लोग नॉर्मली बीइंग से इसे बना देंगे, तो हो जाएगा
द एग्रीमेंट बीइंग साइंड यानी समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के कारण, और फिर हो जाएगा ऑल वर सेटिस्फाइड। करा सभी लोग क्या थे, संतुष्ट थे। करा समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के कारण करा सभी लोग क्या थे, संतुष्ट थे। तो इस प्रकार से हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके किस प्रकार से वाक्यों का सिंथेसाइज किया जा सकता है हम लोग पूरी चर्चा कर ली। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। केवल एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं, वही सब लोग करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, सब लोग लिखिएगा ध्यान से। The meeting was over we all went home। सब लोगों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इसे सिंथेसिस करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर हमेशा देना चाहिए, जिससे कि ये समझ में आता रहे कि आप लोग सारी बातों को समझते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी बातों आपको समझ में आई होंगी, आप लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में अच्छा समझ पाए होंगे और परिचित हुए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातों के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, मेहनत करते रहें, माता पिता का सम्मान करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।